हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था? इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन। देन आज हमको इन्वेंट्री मॉडल से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। देन फर्स्ट मॉडल हमारा क्या है? ईओक्यू विथ इन्फिनिट प्रोडक्शन रेट एंड नो सॉल्ट। ईओक्यू का मैंने बता दिया था, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू का मतलब क्या बताया था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी फाइंड करना जिस पर हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे। वही हम ऑर्डर करते हैं जिस वजह से हमारा पैसा कम से कम इन्वेस्ट हो, ठीक है। तो ईओक्यू तो हो गया। इन्फिनिट प्रोडक्शन रेट एंड नो स्टोरेज। देखो, सबसे पहले इन दो टर्म्स का जो ना रियल कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन रेट रियल लाइफ में कभी भी इन्फिनिट नहीं होती और शॉर्टेज कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये दोनों क्या है, एंजम्पशन है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, ऑर्डर क्वांटिटी एंड कॉस्ट। अब देखो, ये जो लाइन जा रही है, ये किसकी है बताओ? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग, या बोल सकते हैं कैरिंग कॉस्ट। मतलब क्या है इसका? जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको स्टोरेज करने की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेकंड आएगा अपना ये क्या है? प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। और कह सकते हैं इसको सेटअप कॉस्ट। और क्या कह सकते हैं? ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रही है? ये कम हो रही है। क्यों हो रही है कम? देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो, ठीक है, 20 क्वांटिटी का हमने ऑर्डर रिलीज किया, 20 क्वांटिटी का ऑर्डर रिलीज किया, ठीक है। अब 20 क्वांटिटी का ऑर्डर रिलीज किया और हमारी एनुअल जो क्वांटिटी की नीड होती है, जो डिमांड आती है, वो कितनी है? 100। तो हमें कितने ऑर्डर रिलीज करने पड़ेंगे? 5, ठीक है। 5 ऑर्डर रिलीज करने पड़े और ठीक है, एक ऑर्डर में हम 20 क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं। एक ऑर्डर को रिलीज करने की कॉस्ट है 400 रुपये और 100 अपनी जो डिमांड आती है वो एनुअली आती है। अब 100 डिमांड एनुअली आती है तो 5 ऑर्डर रिलीज करने पड़ेंगे 2020 के, ठीक है। और 400 रुपये एक ऑर्डर की कीमत है, तो 5 ऑर्डर की कितनी हो जाएगी? 2000, ठीक है। अब यही अगर हम पर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा दें, जैसे कि अब हम एक ऑर्डर में 25 क्वांटिटी मंगाएं, ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर की कीमत कितनी है? 400। अब 25 क्वांटिटी मंगाएंगे तो 100 क्वांटिटी को फुलफ़िल करने के लिए 4 ऑर्डर रिलीज़ करने पड़ेंगे। तो 4 ऑर्डर रिलीज़ करने पड़ेंगे। एक ऑर्डर की जो रिलीज़ करने की जो कॉस्ट है वो 400 रुपये है, तो कितना आएगा? 1600 आया, पिछले वाले से कम हो गया। तो वही क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई, ठीक। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, ये कैरिंग कॉस्ट हो गई, तो इन दोनों का एक ओवरऑल बना लें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये पहले जो कर्व बना है, जो ओवरऑल बना है, ये किसका है? टोटल कॉस्ट का, ठीक है। टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, नहीं टोटल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को जब भी हम ऐड करते हैं तो वो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कहलाती है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का ये कर्व बना और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट आया, ये इनके क्रॉस सेक्शन पे लोएस्ट पॉइंट आएगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मिनिमम
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे इस क्या कह रहा है इस ग्राफ में, देखो सबसे पहले ये जो ऑर्डिनेट है क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सेसा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसमें जो ये स्लोप जा रहा है डिक्रीजिंग स्लोप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कर्व है वो डिमांड रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि प्रोडक्शन हुआ तो हमारी इन्वेंट्री फुल थी, इस पॉइंट पर हमारी फुल इन्वेंट्री है, उसमें क्यू क्वांटिटी है। ठीक है, देन जैसे जैसे डिमांड आती जा रही है इन्वेंट्री क्या होती जा रही है, खाली होती जा रही है, इन्वेंट्री से प्रोडक्ट यूज होता जा रहा है, तो वो एक यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। तो ये जो कर्व है वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे ही इन्वेंट्री इस पॉइंट पे आएगी कि अब इतनी खाली हो चुकी है, सिर्फ इतनी बची है इन्वेंट्री, ये इतनी बची है इन्वेंट्री, तो जैसे ही इन्वेंट्री बी पॉइंट पर आएगी यहाँ हम ऑर्डर रिलीज कर देंगे कि भाई इन्वेंट्री इस पॉइंट पर आ चुकी है, अब ऑर्डर रिलीज कर दो, ऑर्डर मंगाने का वक्त आ गया। ठीक है, तो बी पॉइंट पर ऑर्डर रिलीज किया और ये है सी पॉइंट, यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा। तो जब बी पॉइंट पर ऑर्डर रिलीज किया है और सी पॉइंट पर ऑर्डर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, लीड टाइम। मैंने बताया था जब हम ऑर्डर रिलीज करते हैं और ऑर्डर रिलीज करने से लेके ऑर्डर वापस हम तक आने तक का टाइम क्या कहलाता है, लीड टाइम, तो ये लीड टाइम कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे ही सी पॉइंट पर ऑर्डर आया, अब प्रोडक्शन रेट हमने इनफाइनाइट मानी है, इसलिए ये वर्टिकल स्लोप में एकदम से हमारी इन्वेंट्री फुल हो गई। अगर प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट नहीं होती तो ये वर्टिकल स्लोप नहीं आता इधर। ठीक है, प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट होने की वजह से ही ये वर्टिकल स्लोप आया। ठीक है, वर्टिकल स्लोप हो गया, ये इन्वेंट्री इस पॉइंट पे फुल हो गई एकदम से, जैसे ही ऑर्डर आ गया फुल हो गई। फिर से ही वही डिमांड रेट चालू कि कंजप्शन होना स्टार्ट हो गया, इन्वेंट्री फिर बी पॉइंट पे आएगी, फिर ऑर्डर कर देंगे और फिर से ये ऑर्डर रिलीज होगा, ऑर्डर आएगा, फिर से इन्वेंट्री फुल हो जाएगी, ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी। अब ये जो गैप मैंने छोड़ा है ये क्या है, ये है सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक की इस वाले मॉडल में ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो शॉर्टेज है। क्या है? नो शॉर्टेज। शॉर्टेज ही नहीं है तो हम सेफ्टी स्टॉक रखें क्यों अपने पास? जब भी शॉर्टेज की चांसेस होते हैं हम सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखते हैं, और रियल लाइफ कंडीशन में तो हमेशा ही सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ सेफ्टी स्टॉक रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ शॉर्टेज को हमने ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं वो मैं नोट डाउन करता हूँ यहाँ। जैसे फर्स्ट, डिमांड रेट क्या है? यूनिफॉर्म। कभी भी डिमांड रेट यूनिफॉर्म होती है? नहीं होती। वो तो हमने यहाँ बोल दिया कि सेम रेट से डिमांड आएगी तो जो इन्वेंट्री है वो सेम रेट से डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन यही था, डिमांड रेट यूनिफॉर्म। सेकंड, जो लीड टाइम है या तो ज़ीरो रहेगा या फिर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी कि वही लगेगा लीड टाइम। जैसे कि 3 डेज अगर लिख दिया तो हर बार ऑर्डर आने में 3 डेज ही लगेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता है? नहीं। लीड टाइम है 0 और अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नॉन टर्म। थर्ड, प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट। फोर्थ, नो शॉर्टेज। ठीक है,
ये एजम्पशंस हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो अपना मॉडल बन गया। ठीक है, कुछ टर्म है जैसे अपने डी एनुअल डिमांड, क्यू क्वांटिटी, ठीक है, CO ऑर्डरिंग कॉस्ट, CH होल्डिंग कॉस्ट। ठीक, एन क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अपने को पता है एनुअल डिमांड डी है। ठीक है, और बताओ, एक बार में हम क्यू क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ EOQ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम कोई भी रैंडम क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमें पता है डिमांड हमारी डी है, क्यू क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। क्यू क्वांटिटी ऑर्डर करने पर अब जैसे कि मान के चलो डिमांड 100 है और 20 क्वांटिटी हर ऑर्डर में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई, 5 ऑर्डर हो गए। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ गया, 5। बस वही है, डी टोटल डिमांड, एनुअल डिमांड, और क्यू क्वांटिटी एक ऑर्डर वाली। ये हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट। अब ये कैसे निकालेंगे, ये अपना क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो हाफ इंटू क्यू इंटू CH, होल्डिंग कॉस्ट CH थी। ठीक, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू CO। CO क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट किस फॉर्म में होती है, कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट लग रही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये हो गया। अब नंबर ऑफ ऑर्डर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, DYQ लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अभी क्या बताया था, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे फाइंड की जाती है, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाती है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाफ क्यू इंटू CH इंटू DYQ, नहीं प्लस आएगा इधर, ऐड करना है ना, DYQ इंटू CO। ठीक, अब ये तो अपना हो गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और ये हो गई है, लेकिन यहाँ पे EOQ तो हमने फाइंड ही नहीं किया, EOQ फाइंड करना है अभी। चलो ठीक है, EOQ ऊपर एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो क्या होती है, एट EOQ एवरेज होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट और इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, EOQ को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q स्टार से। अब EOQ की कंडीशन लिख रहे हैं हम, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे Q की जगह भी Q स्टार से रिप्रेजेंट करें, हाफ इंटू Q स्टार इंटू CH इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, DYQ स्टार इंटू CO। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, Q स्टार को इधर ले ले तो Q स्टार स्क्वायर हो जाएगा,
क्यू स्टार स्क्वायर, ये हो गया 2DCOYCH, क्यू स्टार रूट 2DCOYCH, ये आ गया EOQ। जब भी EOQ फाइंड करना हो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला था हमने, एक और टर्म EOQ क्यों फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें ऐसी क्वांटिटी पता चले जिस पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम। अब EOQ तो हमने फाइंड कर लिया, अब मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट भी तो फाइंड कर लें कि कैसे निकल सकती है। अगर कभी रुपए में पूछ लिया जाए कि मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट क्या रहेगी, तो वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, अब मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, EOQ पर कर रहे हैं। ये क्या था, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। और पता है अपने को EOQ पर दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं, तो किसी को भी किसी में ऐड कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। या लिख सकते हैं 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, किसी को भी किसी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 इंटू एवरेज होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, हाफ। अब Q की जगह क्या आएगा, क्यू स्टार इंटू CH। क्यू स्टार क्यों आया, क्योंकि यहाँ EOQ पर अपने को इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। और क्यू स्टार का फॉर्मूला हमने फाइंड किया, क्या होता है, रूट 2DCOYCH इंटू CH। अब ये रूट का CH बाहर वाले CH से कैंसिल आउट हुआ, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, रूट 2DCOCH। ये हो गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला एट EOQ। कभी भी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछ लिया एट EOQ, तो ये हो गया, ठीक है। ये अपने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, EOQ का और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का। अब कल के लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, और वो न्यूमेरिकल देखने के बाद नेक्स्ट मॉडल पर हम चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।